हाँ भैया, आ गए। वेलकम टू नेक्स्ट टॉपिक कॉमर्स बेटा। मैं हूं सानिध्य सर, आपका इकोनॉमिक्स हैकर, और हम यहां पर देश का भविष्य बनाते हैं। सब लोगों का ढेर सारा स्वागत है हमारी बोर्ड एक्सप्रेस सीरीज के अंदर, जिसकी फाइनल डेस्टिनेशन है आपको नेक्स्ट टॉपर बनाना। तो हमारे 4 दिन का ये सीरीज चल चुका है, जर्नी चालू हो चुकी है। आई गेस तुम लोग वीडियो देख रहे हो। क्या डिस्कस हुआ है मैं बता देता हूं। पहले दिन हमने डिस्कस किया इंडियन इकोनॉमी जानने के लिए हमें उसकी हिस्ट्री में जाना पड़ता है। तो इंडिपेंडेंस से पहले इंडियन इकोनॉमी के क्या हाल थे वो देखा, इंडिपेंडेंस के बाद 40 साल तक क्या हाल थे इकोनॉमी के ये देखा अपन ने। फिर देखा 1991 में इकोनॉमिक क्राइसिस आए, इस वजह से न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाई अपन ने। ये 3 चैप्टर हो गए। चौथा हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा कि ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन हमारी इकोनॉमी के लिए किस लिए कारीगर होता है, इसके बारे में जाना। आज क्या लेके आए हो? आज लेके आए भैया, हमारे देश को अगर विकास करना है या उसको विकसित बनाना है तो हमें देश का हर कोना विकसित करना पड़ेगा। इसलिए इसकी एक कहावत सुनाता हूं आपको, स्ट्रॉन्गर स्टेट्स मेक्स अ स्ट्रॉन्गर नेशन। बेटा अगर देश को मजबूत करना है ना, देश को स्ट्रॉन्ग करना है, डेवलप करना है, तो देश का हर एक राज्य, हर एक स्टेट को आपको डेवलप करना पड़ेगा, तब देश अपने आप डेवलप हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये इस कहावत की सबसे बड़ी मीनिंग है, मॉरल है। अब इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, रूरल डेवलपमेंट किस तरीके से फायदा देता है इकोनॉमी को, क्या आगे समझने वाले हैं वो चलते हैं चैप्टर में देखते हैं। चलो जी, सबसे पहले रूरल डेवलपमेंट क्या होता है। एक ये प्रोसेस है जहां पर रूरल लाइफ जो है वो आप डेवलप करते हो, इंप्रूव करते हो पूरे उस एरिया की। जैसे कि एग्जांपल से देखना, यहां पे देखो आपका नदी की जगह पे डैम बना दिया इन लोगों ने, ठीक है। वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज है आपके पास, विंड मिल लगा दिए इनने, ट्यूबवेल खोद रखे हैं, सोलर पैनल लगा हुआ है, ट्रैक्टर है इनके पास, हार्वेस्टिंग के लिए मशीनें इनके पास, स्कूल भी है, हॉस्पिटल भी है। तुम देखोगे अगर ये सारी चीजें इसमें ना होती तो हम इसको क्या बोलते, एक पिछड़ा इलाका बोलते। पर ये क्या है, डेवलप्ड नजर आ रहा है, इसे ही रूरल डेवलपमेंट कहा जाता है कि अगर देश को विकास करना है तो उसका हर एक कोना कोना आपको विकास करना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान से देखो, रूरल डेवलपमेंट रेफर्स टू अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और कॉम्प्रिहेंसिव है, जहां पे आप सोशल और इकोनॉमिक दोनों एस्पेक्ट से डेवलपमेंट करते हो। सोशो इकोनॉमिक प्रोसेस अटेम्प्टिंग टू इंप्रूव ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ रूरल लाइफ। रूरल लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स को यहां पे आप इंप्रूव करने की बात करते हो। ठीक है, अब ध्यान से देखो सर, इनको इंप्रूव करने की प्रोसेस क्या होगी, क्या क्या करना पड़ेगा रूरल लाइफ को इंप्रूव करने के लिए। सबसे पहले आते हैं, हमें रूरल एरिया में जो लोग पढ़े लिखे नहीं है उनके बारे में देखभाल करनी पड़ेगी, उनको डेवलप करना पड़ेगा, उनको पढ़ाना पड़ेगा, एजुकेट करना पड़ेगा। और दूसरी बात, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हेल्थ केयर और उसके साथ एजुकेशन अगर आपकी अच्छी है रूरल एरियाज में तो वो डेवलप हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है बेटा, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। इंसानों को डेवलप करो पहले। देखो, एजुकेशन के थ्रू और हेल्थ केयर फैसिलिटीज के थ्रू आप रूरल एरिया को डेवलप कर सकते हो। अगर लोग ही बीमार हैं आपके देश में तो क्या डेवलपमेंट यार, बीमार लोगों को से क्या डेवलप होगा देश। अगर लोग ही पढ़े लिखे नहीं है तो देश कैसे विकास करेगा, कर ही नहीं सकता। तो पहला एस्पेक्ट ये हो गया। दूसरी बात देखो, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तुम्हें लगता है कि तुम गांव जाना क्यों नहीं पसंद करते, बहुत सारे टाइम पे, पहले के टाइम पे तुम गांव जाना पसंद नहीं करते थे, क्यों? रोडें ही नहीं बनी है, बिजली ही नहीं है, पानी ही नहीं है, तो आप रहना भी नहीं पसंद करते। डेवलपमेंट कब फील होता है, जब रोड बन गई हो, एक्सेसिबिलिटी अच्छी खासी है, बिजली आ गया, इंटरनेट आ गया, मशीनें आ गई, टेक्नोलॉजी बढ़ गई है। आप किसी जगह पे जाना इसलिए पसंद करते हो, शहरों में आप इसलिए पसंद करते हो रहना क्योंकि वो डेवलप्ड लगता है, मॉल है ना, सिनेमा है और रेस्टोरेंट से काफी सारे। गांव में वो चीज आपको नहीं मिल पाती, इंटरनेट भी नहीं चल रहा है, ना पानी आ रहा है, ना बिजली आ रही है, परेशान हो गए। ये आपको इंप्रूव करना पड़ेगा। कैसे, किन चीजों के थ्रू आप इंप्रूव कर सकते हो भैया? बिजली लाओ, इरिगेशन फैसिलिटी लाओ। अगर लोगों को पैसों की जरूरत है तो लोन मिल पाएगा क्या, वो भी चीज देखो। मार्केटिंग की जरूरत है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज अच्छी होनी चाहिए, एग्रीकल्चर के अंदर रिसर्च भी होना चाहिए। अगर ये सब चीजें हैं तो आप रूरल एरिया को डेवलप मान सकते हो। इन सब चीजों में इनको डेवलप करना होगा। तीसरी बात देखो, लैंड रिफॉर्म्स। कुछ ऐसे रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे जो कि किसानों के हित में हो। जैसे कि आप देखो यहां पे हमने जो एलिमिनेशन किया है, एक्सप्लॉइटेशन किया है, जो लैंड रिलेशन से, मतलब जो जमींदारी सिस्टम हुआ करता था, जहां पे जो किसान था उसको एक्सप्लॉइट किया जाता था, लगान इतना वसूल किया जाता था कि उसके पास खुद कुछ बचता ही नहीं था। इस वजह से ऐसी पॉलिसीज को रद्द किया जाए और ऐसी पॉलिसीज लाए जो कि किसानों के हित में हो, जो कि काम कर रहे हैं ना उनको हेल्प मिले। ठीक है बेटा, जिससे कि हमारी प्रोडक्टिविटी
और प्रोडक्शन जो हो, रूरल एरिया में जो लोग गरीब लोग रह रहे हैं वो अपने अंदर डेवलपमेंट फील कर सके, और जिस चीज में भी काम कर रहे हैं, जैसे एग्रीकल्चर में अगर काम कर रहे हैं तो वो प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन को बढ़ा सके, जिससे कि उनको फायदा हो। ज्यादा बनाएंगे तो ऑब्वियसली पैसा कमाएंगे और अपनी लाइफ को अच्छे से जी पाएंगे, हाँ या ना। फिर आता है अपने पास नेक्स्ट पॉइंट, भाई गरीबी को हटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? गरीबी को हटाना पड़ेगा, और लिविंग जो स्टैंडर्ड होता है एक इंसान का रूरल लाइफ में, उसको इंप्रूव करना पड़ेगा। जैसे कि लिविंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं सर? भैया साफ पानी हो, है ना, अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम हो, पढ़े लिखे लोग हो, समझदार हो। पढ़े लिखने होने से पता है क्या होता है? आदमी चॉइसेस अच्छी ले पाता है, ठीक है, वो सही और गलत के बीच में चॉइस बना सकता है। पढ़ा लिखा नहीं होता तो लोग क्या करते हैं, बाबूजी आप देख लो हमें तो समझ नहीं आता, हम तो पढ़े लिखे नहीं है। ये एस्पेक्ट ना रहे रूरल लाइफ में, ये चीज आपको इंप्रूव करनी होगी। गरीबी को हटाओ, ऐसे स्टेप्स लो जो कि एक इंसान की लिविंग कंडीशंस को, जो वीकर सेक्शन में रहते हैं, जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, उनकी लिविंग कंडीशंस को इंप्रूव करे, ठीक है। और पांचवी बात है हमारे पास कि डेवलप करो ऐसे प्रोडक्टिव रिसोर्सेज को जहां पे हमारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी एनहांस हो, इंप्रूव हो, ठीक है। इन एस्पेक्ट से आप रूरल लाइफ को इंप्रूव कर सकते हो। देखो रोड बनवा दिया, बच्चों को एजुकेट कर दिया, इन तरीकों से रूरल का डेवलपमेंट हो सकता है, ठीक है। अब सर क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट बात, रूरल डेवलपमेंट छोड़ो, आप तो किसी भी चीज के विकास के लिए लगता है पैसा, हाँ या ना, कैपिटल लगता है। सर अगर मुझे एजुकेटेड भी फील होना ना तो मुझे पैसा खर्च करना पड़ेगा, मुझे एजुकेशन पे पैसा खर्च करना पड़ेगा, इसे कहते हैं कैपिटल। तो अगर रूरल एरिया को अगर आपको डेवलप करना है तो आपको रूरल कैपिटल की जरूरत है, ठीक है बेटा, ध्यान से देखो। ग्रोथ ऑफ रूरल इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन टाइमली इन्फ्यूजन ऑफ रूरल कैपिटल। अगर रूरल एरिया में पैसा इन्वेस्ट होता जाएगा, अगर पैसा वहां पे आसानी से मिलता जाएगा, रूरल एरिया डेवलप भी होता जाएगा। अब सर ये रूरल कैपिटल कहां से आ सकता है? कौन कौन से ऐसे रास्ते हैं? पहला जो कि है नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस, जो कि मान लीजिए जो कोई इंस्टीट्यूशन नहीं होता, कुछ लोग होते हैं जो कि पैसा बांटते हैं। दूसरा इंस्टीट्यूशनल सोर्स, जो कि कोई एंटिटी, कोई इंस्टीट्यूशन है जो कि पैसा बांटती है। एग्जांपल्स क्या है समझते हैं, उससे बेहतर समझ आएगा, ठीक है बेटा, क्लियर है। देखो पैसा होगा तो भाई साहब क्या नहीं हो सकता, है ना। चलो जी अब ध्यान से देखो, सबसे पहले आता है नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। सर ये कैसे सोर्सेज है? जिसमें कोई एंटिटी नहीं है, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, लोग हैं कुछ, जैसे कि आपके साहूकार, मतलब मनी लेंडर्स। साहूकार से पैसा ले लो, यह भी एक तरह का फॉर्म ऑफ क्रेडिट है। क्रेडिट मतलब लोन लेना, तो लोन कहां से ले सकता है? अच्छा रूरल लाइफ में क्या होता है बेटा, रूरल एरियाज में क्या होता है, जनरली लोगों के पास पैसे की कमी होती है, तो जीवन जीने के लिए किसानी कर रहे हैं। अब किसान की तो इनकम कैसी होती है, 3 4 5 महीने 6 महीना तो किसानी कर रहा है, उसके बाद जब फसल उगेगी बिकेगी तब जाके पैसा आएगा। तो 3 4 6 महीने के लिए आपके जो खर्चे होंगे वो कहां से आएंगे? तो आपको लोन लेना पड़ता है। इवन किसानी करने के लिए जो खर्चा लगता है वो भी लोन पे किया जाता है कई बार। तो क्रेडिट कहां से मिलेगा? तो सबसे पहले जो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज नहीं है, जैसे कि साहूकार, इनसे आप पैसा ले सकते हो, जो कि ब्याज का धंधा करते हैं, वो मनी लेंडर्स होते हैं, ठीक है। ब्याज का धंधा करने वाले मनी लेंडर्स, जिनको साहूकार कहा जाता है, इन लोगों से आप पैसा उधार ले सकते हो, लेकिन इनका इंटरेस्ट रेट बहुत हाई होता है, ठीक है, ये इंटरेस्ट रेट बहुत हाई रखते हैं। दूसरा आप रिश्तेदारों से पैसा ले लो, हाँ या ना। ये देखो ये हाल हो जाता है अगर पैसा दे देते हैं तो, भाई यार मेरा पैसा लौटा दे प्लीज यार प्लीज। तो रिलेटिव से पैसा मांग सकते हो, ये इंस्टीट्यूशन नहीं है पर एक इंडिविजुअल तो है। अब देखो इसकी जगह आप ट्रेडर या कमीशन एजेंट से मांग सकते हो। सर ये क्या होते हैं? ये देखो जैसे कि आप किसी ट्रेडर के पास गए जो कि आपका मीडिएटर है, मिडलमैन है, आप उनके पास गए, बोले यार कि साहब आपको मैं क्रॉप कैसे उगा कर दूं, मैं कैसे फसल उगाऊं, मेरे पास पैसा ही नहीं है, आप एक काम करो मुझे पैसा दे दो। तो ट्रेडर बोलता है लो भैया किसानी करो तुम पैसा लो, लेकिन आप बोल रहे हो कि चलो जाओ मैं जाऊं, वो बोलता है रुको भाई रुको, मैंने पैसा दिया है, मुफ्त का थोड़ी दिया है। जब तुम्हारी फसल उगेगी ना तो तुम्हें मुझे सस्ते दाम पे ये फसल मुझे ही बेचनी होगी, तुम किसी और को नहीं बेचोगे, सस्ते दाम पे तुम मुझे बेचो ये फसल। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें पैसा दे रहा हूं, अगर नहीं दूंगा पैसा तो बना लो अपने हिसाब से। इस वजह से कई बार लोगों को मजबूरी में पैसा लेना पड़ता है और फसल भी उनको सस्ते दामों पे बेचनी पड़ती है। ये मनी लेंडर और कमीशन एजेंट्स होते हैं। फिर आता है हमारे पास रिच लैंडलॉर्ड्स। वैसे जमींदार लोग होते हैं हर गांव में, हर रूरल एरिया में जमींदार लोग होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है। तो उन लोगों के पास जाकर भी लोग क्या करते हैं, आसपास के लोग जाके जिनके पास पैसा नहीं होता उनसे भी जाके पैसा मांग लेते हैं बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे। ये होते हैं कुछ ऐसे सोर्सेज जहां पे कोई भी टाइप का इंस्टीट्यूशन नहीं है पर इंडिविजुअल्स हैं, इनसे पैसा लिया जाता है रूरल एरियाज में। अब हमारे पास इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज कौन से, कौन सी बॉडीज हैं जो हमें पैसा प्रोवाइड करती है? सबसे पहले देखो हमारे पास है कोऑपरेटिव क्रेडिट्स। सर ये क्या होते हैं?
कोऑपरेटिव क्रेडिट्स ऐसे कुछ, मान लो कोऑपरेटिव बैंक हो गया, ये क्या करते हैं, जैसे मनी लेंडर है ना, साहूकार होते हैं ना, साहूकार बहुत ज्यादा ब्याज मांगते हैं आपसे, तो उनको अबॉलिश करने के लिए, अबॉलिश नहीं कहूंगा, एक बेटर, क्योंकि देखो इंटरेस्ट रेट अगर ब्याज ज्यादा होगा तो एक किसान को बड़ी दिक्कत होगी ना, वैसे ही बहुत कम पैसा कमाता है, ऊपर से इंटरेस्ट रेट इतना ज्यादा है, ब्याज इतना ज्यादा है, खुद के लिए कुछ बचेगा नहीं। इसीलिए कोऑपरेटिव बैंक्स आते हैं या कोऑपरेटिव क्रेडिट आपको मिलता है जो कि काफी सस्ते रेट पे मिलता है, ठीक है, ये आपको बेनिफिट करता है। तो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज आर एक्टिवली एंगेज्ड इन एड्रेसिंग क्रेडिट नीड्स ऑफ द फार्मर बिसाइड ऑफरिंग अ होस्ट ऑफ रिलेटेड सर्विसेज, ठीक है, समझ आया। अब आता है अपने पास लैंड डेवलपमेंट बैंक। ये क्या बोलता है, अगर तुम्हें अपना, मान लो किसी किसान के ऊपर ऑलरेडी कर्जा है, उसको कर्जा चुकाना है, तो उसके लिए प्रॉब्लम है। किसी किसान को ट्रैक्टर खरीदना है, उसके लिए वो प्रॉब्लम है ना। और अगर मान लो किसी किसान को ट्यूबवेल खुदवाना है, उसके लिए भी पैसा चाहिए, तो कहां से आएगा? तो वो क्या करता है, ये लैंड डेवलपमेंट बैंक क्या करते हैं कि भैया एक काम करो, अपनी जमीन को तुम गिरवी रख दो, सिक्योरिटी, देखो लोन के बदले में कोई सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी, कोई लोन बिना सिक्योरिटी के रखता है क्या? नहीं। तो आपको ये लैंड डेवलपमेंट बैंक बोलता है काम करो अपनी जमीन, क्योंकि लैंड डेवलपमेंट बैंक है ना, तो बोलता है अपनी जमीन तो मुझे गिरवी रख दो, बदले में तो मुझसे पैसा ले जाओ। किस काम के लिए? भले ही तुम्हें अगर खरीदना हो, तुम्हारा ट्रैक्टर खरीदना हो, तुम्हें अगर आपने पुराने जो कर्जे उसको चुकाने हो, ट्यूबवेल खुदवाना हो, ये एक तरह का लॉन्ग टर्म लोन होता है बेटा। क्या होता है? लंबे समय का लोन है कि अगले 20-15 साल में चुका देना, ठीक है। ऐसे भी आपके पास सोर्स होते हैं, ये सब इंस्टीट्यूशन है। देखो बैंक भी एक इंस्टीट्यूशन होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, या फिर आपका लैंड डेवलपमेंट बैंक्स होते हैं, ये भी बैंक है। और क्या है सर? जैसे कि कमर्शियल बैंक, एसबीआई के पास जाके लोन मांग लो, एक्सिस बैंक के पास जाके लोन मांग लो, एचडीएफसी के पास जाके लोन मांग लो, वो आपके कमर्शियल बैंक हो गए। इंड्यूस्ड इनटू फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट अंडर द बैंकिंग रिफॉर्म्स एक्ट 1972 बैंकिंग रिफॉर्म्स के अंदर इनको ये क्रेडिट देने की जिम्मेदारी दी गई है, ठीक है। यहां देखो रीजनल रूरल बैंक, अब क्या होता है, ये कुछ बड़े बैंक्स होते हैं, एसबीआई वगैरह, ये हर छोटी बीहड़ों में, छोटी जगहों पे, छोटे छोटे गांवों में नहीं पहुंच पाते, तो इसीलिए रीजनल रूरल बैंक्स बनाए गए। ये नाम में देख लो, रूरल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, ये उन जगहों तक पहुंचते हैं, उन जगहों तक फाइनेंसिंग प्रोवाइड करते हैं जहां पे बड़े बैंक नहीं पहुंच पाते, ठीक है। ध्यान से देखो, एज अ सप्लीमेंट टू कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक का सप्लीमेंट है, ऑप्शन है एक और। The regional rural banks have also been opened. Their banking services are meant for small and marginal farmers. कि बहुत अगर छोटे फार्मर्स हैं जिनको बहुत कम पैसा चाहिए होता है, बहुत मतलब छोटे लैंड, पीस ऑफ लैंड है, बहुत छोटे स्केल पे काम करते हैं, उनको अगर लोन चाहिए तो वो रीजनल रूरल बैंक में जाके लोन मांग सकते हैं, ठीक है बेटा। अब देखो एक और पॉइंट आता है अपने पास, हमारे पास है नाबार्ड। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में आपको काफी बार पूछा जाता है, इनफैक्ट सीएस लेवल में भी इसका काफी मेंशन है। कहीं भी कॉम्पिटिटिव बैंक में चले जाओगे ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चले जाओगे, नाबार्ड का बहुत बोलबाला है। ये कब सेटअप हुआ? 1982 में सेटअप हुआ। और इसके है क्या सर? ये एक एपेक्स बॉडी है, जैसे आरबीआई एक एपेक्स बॉडी है ना, सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया आपकी एपेक्स बॉडी है ना, उसी प्रकार आपके रीजनल डेवलपमेंट, सॉरी रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए कोई एक एपेक्स बॉडी बनाई गई ना, तो वो आपका नाबार्ड बनाया गया। जैसे फाइनेंशियल सेक्टर को आरबीआई संभालता है ना, स्टॉक मार्केट को सेबी संभालता है, वैसे ही रूरल और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के पूरे सेक्टर को ये नाबार्ड संभालता है। ये क्या करता है? ये जो फाइनेंसिंग सिस्टम है ना रूरल एरिया के लिए, उसको रीफाइनेंस करता है। मतलब जैसे कि रीजनल रूरल बैंक है, ये रीजनल रूरल बैंक है ना, इनके पास अगर पैसे खत्म हो गए, या मान लो ऐसे कई सारे, मैं अगर आपको नंबर बताऊं तो 40,000 ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ नाबार्ड ने पार्टनरशिप कर रखी है कि तुम्हारे पास अगर लोन पे देने के लिए, गरीबों नहीं, फार्मर्स को लोन पे देने के लिए अगर पैसे खत्म हो जाए तो हमारे पास आ जाना, हम दे देंगे तुम्हें। ये एपेक्स बैंक है। जैसे आरबीआई के पास कमर्शियल बैंक जाते हैं, पैसे खत्म हो जाते हैं, तो उसी प्रकार नाबार्ड के पास आता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पैसे मांगने के लिए, और पॉलिसीज बनाता है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए और रूरल डेवलपमेंट के लिए, हर तरह की पॉलिसीज बनाता है, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है, ठीक है। ये एपेक्स बॉडी है। उसी प्रकार ये लोन भी देता है, ठीक है। फिर आता है आपके पास सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। सर ये क्या होते हैं? ये ना बहुत ही स्मॉल पोर्शन में आपके लोग इकट्ठा होते हैं और स्मॉल पोर्शन में पैसा डालते हैं। जैसे कि मान लो एक एरिया है, गांव है, उस गांव में 50 औरतें आई और 50 औरतों ने बोला कि यार हर औरत ना 1000 रुपए देगी। क्या करेगी? 1000 रुपए देगी। तो 50 औरतों ने 1000 रुपए इकट्ठा किया, मतलब हो गए 50,000 रुपए। हर औरत ने 1000 रुपए दिया तो 50,000 रुपीज कलेक्ट हो गए। अब इन 50 में से
किसी को भी अगर जरूरत पड़ी पैसों की तो क्या होगा, ये 50,000 रुपए जो इकट्ठा किया इनने वो उस लेडी को दे देंगे जो कि जिसको जरूरत है, और वो छोटे छोटे पोर्शन में बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे वापस पैसा लौटाती रहेगी इस सेल्फ हेल्प ग्रुप को। सेल्फ हेल्प ग्रुप नाम में देखो, सेल्फ हेल्प मतलब खुद की मदद करने वाला एक ग्रुप। जैसे कि हम 50 लोग इकट्ठे हुए और इकट्ठा करके पैसा, एक पूल ऑफ कैपिटल, एक पूल ऑफ पैसे को इकट्ठा करके एक जरूरतमंद को दे देते हैं, जिसको लौटाना पड़ेगा उसको कुछ समय बाद छोटे छोटे पोर्शन पे, उसे कहते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। बेटा इसने इतना प्यारा इंपैक्ट डाला है ना हमारे देश के अंदर, कितना प्यारा इंपैक्ट डाला है। 2023 की रिपोर्ट के अनुसार, देखो चीजें नंबर चेंज होती है लेकिन मैं थोड़ा सा प्रिसाइज नंबर के आसपास बनाने की कोशिश करता हूं। 2023 के अंदर अराउंड 82 लाख के आसपास सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं। 2023 के अनुसार कम से कम 82 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बने हमारे देश के अंदर, जिसमें अराउंड ऑलमोस्ट 9 करोड़ औरतों को काफी फायदा मिला है, और 9 करोड़ औरतें इस सेल्फ हेल्प ग्रुप का पार्ट है। सोचो देश 140 करोड़ का है, जिसमें 9 करोड़ लोगों को पार्ट किसके अंदर है, सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर पार्ट है, उनको फायदा मिला इस बात का। ठीक है बेटा, ये आपके कुछ इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज होते हैं जिससे आप पैसा उठा सकते हो, क्रेडिट ले सकते हो। समझ आया? जो रूरल एरिया को डेवलप करने के लिए पैसे की जरूरत होती है ना, ये 2 सोर्सेज से ले सकते हो, जैसे कि मनी लेंडर वगैरह हो गए आपके नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, और ये इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हो गए। ठीक है, अब देखते हैं कुछ प्रॉब्लम्स क्या फेस करनी पड़ती है रूरल एरिया को। सबसे पहले इनसफिशिएंसी। हर आदमी को पैसे की जरूरत है रूरल एरिया में, हर आदमी को पैसा ही नहीं दे सकते हम लोग। क्यों? हर आदमी को जरूरत है। तो कई बार क्या होता है, ऐसे कुछ छोटे छोटे फार्मर्स हैं जिनके पास गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं है, और वो आ जाते हैं पैसा मांगने के लिए, तो कई बार हमारे पास पैसा ही नहीं देने के लिए होता उनके पास, तो इनसफिशिएंसी है। ठीक है, दूसरी बात, इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ सैंक्शन। मान लो ये व्यक्ति कर्जे में काम कर रहा है, इसको जरूरत है 1 लाख रुपए की। ठीक है, 1 लाख रुपए की, तो बैंक क्या करेगा, जिससे भी पैसा मांगने जा रहा है वो बोल रहा है यार इतने तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता, मेरे पास पैसे हैं नहीं इतने, क्योंकि मुझे और लोगों को भी बांटना है, तो मैं सारा पैसा तुम्हें नहीं दे सकता, तो एक काम करो तुम 50,000 ले जाओ। तो तुम्हें सिर्फ आधा ही पैसा मिला, तुम्हें जरूरत 1 लाख की थी, लेकिन तुम्हारे को अमाउंट कितना सैंक्शन हुआ, बहुत ही कम, क्योंकि इनके पास पैसा बहुत कम है। ठीक है, क्योंकि देखो ना आपका देश कितना रूरल एरिया में 70 से 75% जो आपकी पॉपुलेशन थी इंडिपेंडेंस के टाइम, वो आपके रूरल एरिया में काम कर रही थी, उनका रोजगार ही रूरल एरिया से चल रहा था। इनफैक्ट वो तो पुराने टाइम की बात है, आज भी रूरल एरिया हमारे लिए बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस फैक्टर है। काफी सारी पॉपुलेशन हमारी देश की आज भी रूरल एरिया में काम करती है, तो हर किसी को पैसा बांटना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए कम कम अमाउंट दे पाते हैं हम। दूसरी प्रॉब्लम, डिपेंडेंसी ऑन इनफॉर्मल क्रेडिट सिस्टम। देखो इनफॉर्मल का मतलब है जो कि इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज नहीं है, जैसे कि आपके साहूकार, मनी लेंडर्स, ठीक है, मनी लेंडर्स हो गए आपके, या फिर आपको मैं बोलूंगा रिच लैंडलॉर्ड्स, ये आपने देखा होगा, ये अपन ने पॉइंट्स पढ़े थे। ऐसे क्रेडिट सोर्सेज से, ऐसे इनफॉर्मल क्रेडिट सिस्टम से ये पैसा उठाते हैं। क्यों? क्योंकि जो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज है, बैंक वगैरह है, वो गांव तक पहुंच ही नहीं पा रहे, तो भैया लोन कैसे देंगे? इसलिए मजबूरन जहां पे जैसे 50-60 घरों का गांव जो है उधर पे बैंक पहुंच ही नहीं पा रहा है, तो वो पैसा कहां से लाएंगे? वो ऐसे साहूकारों से, ऐसे रिच लैंडलॉर्ड्स के पास जाके, रिश्तेदारों के पास जाके पैसा लेते। हाँ या ना? फिर आता है हमारे पास लेस अटेंशन टू पुअर मार्जिनल फार्मर्स। मैंने अभी आपको बोला था कि जो छोटा फार्मर होता है ना, जिसके पास गिरवी रखने के लिए कुछ होता नहीं है, उसको तो कई बार आप लोन ही नहीं देते। क्यों? गिरवी रखने के लिए कुछ है ही नहीं, पैसा वेस्ट हो गया तो हम लोन देंगे, चुका ही नहीं पाएगा, तो लोग लोन इशू नहीं करते उसको। फिर क्या होता है, फायदा किसको पहुंच जाता है? जो थोड़े से रिच फार्मर्स होते हैं, उनके पास गिरवी रखने के लिए चीजें होती हैं, तो वो रख देते हैं और बदले में पैसा ले लेते हैं। तो हमें मदद तो ऐसे छोटे फार्मर्स की करनी है, लेकिन हम मदद किसी कर बैठते हैं जो कि थोड़े से एबल्ड फार्मर्स हैं, थोड़े रिच फार्मर्स हैं, जो कि स्टेबल फार्मर्स हैं। ठीक है, फिर आता है इनएडिक्वेट कवरेज ऑफ इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। भाई मैं वही बोला ना, हर एक छोटे गांव में जहां पे 50-60 घर हैं, वहां तक बैंक नहीं पहुंच पाता, और अगर बैंक नहीं पहुंच सकता तो उनको कैसे क्रेडिट मिलेगा, उनको पैसे कैसे दिए जाएंगे जब तक आप पहुंच ही नहीं पा रहे हो? तो समझ आया? ऐसी चीजों की वजह से आपको प्रॉब्लम आती है, रूरल एरिया डेवलप नहीं हो पाता। फिर आता है आपके पास लास्ट पॉइंट, ग्रोइंग ओवरड्यूज। भैया ये देखो, किसान देख रहे हो कैसे काम कर रहे हैं, काम करे जा रहे हैं और कर्जे में है, और इनको जबकि कर्जा चुकाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। काम की फसल खराब हो गई,
फसल खराब हो गई, नहीं दे पा रहे, और वो कर्जा बढ़ते जा रहा है, और इस वजह से दोबारा इनको लोन नहीं मिल पाता कि पुराना तो चुका नहीं पाए और दे दे तो ये भी नहीं चुका पाओगे। इस वजह से रूरल एरिया की हैम्पर होती है डेवलपमेंट। समझ आया बेटा? फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। भाई साहब हो गया, चलो जी अब ध्यान से चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या होती है बेटा? एग्रीकल्चर मार्केटिंग एक ऐसी प्रोसेस है जहां पे एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, जैसे कि आपके फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल हो गए, जितने भी आपके प्रोडक्ट्स होते हैं, ये सब पहले असेंबल होते हैं, स्टोर होते हैं, प्रोसेस होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं, पैकेजिंग होती है, इनकी ग्रेडिंग होती है और डिस्ट्रीब्यूट करे जाते हैं पूरे देश भर के अंदर। इस पूरी प्रोसेस को आप क्या कहते हो? एग्रीकल्चर मार्केटिंग। देखो ग्रेप्स आपने उगाए, उसको बॉक्स में डाला, बॉक्स में डाल के आपने ट्रक में डाला, और ट्रक से फिर भैया आपके आसपास की किराने की दुकान नहीं सॉरी सब्जी वालों के पास आपको ये ग्रेप्स देखने को मिलते हैं। ठीक है बेटा, ये आपका पूरा प्रोसेस है क्या? एग्रीकल्चर मार्केटिंग का, कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को मार्केट तक लाने का पूरा प्रोसेस के बारे में बात किया। अब इसमें ना कुछ दिक्कतें आती हैं, जो फार्मर्स को दिक्कत आती है अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को मार्केट करने में। क्या प्रॉब्लम होती है? सबसे पहले देखना, सबसे पहले है मैनिपुलेशन बाय बिग ट्रेडर्स। अब क्या होता है, जो इंसान फार्मर जो होता है, जो बना रहा होता है प्रोडक्ट्स को, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को बना रहा होता है, वो इंसान खुद तो मार्केट जाता नहीं है अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए। तो ये जो बड़े जो आपके ट्रेडर्स होते हैं, ये बीच में ना एक मिडिल मैन होते हैं। जैसे मान लो यहां पे बीच में फार्मर है, ठीक है, ये रहा फार्मर, बीच में ये है बिग ट्रेडर। तो क्या करते हैं फार्मर्स जाके ना इन बड़े बड़े ट्रेडर्स को अपना सामान बेचते हैं। मान लो जैसे कि 10 रुपए किलो के हिसाब से बेच दिया, ठीक है, ये आदमी क्या करेगा पता है? ये बोलेगा अरे इतनी तो खरीदी नहीं, ऐसे करके ना इसको 10 रुपए पर किलो के हिसाब से लेके आएगा, और मार्केट में खुद जाके पता है कितने में सेल कर देगा? 50 रुपए किलो में, 50 रुपए पर केजी में, 50 रुपीज पर केजी, 40 रुपए का प्रॉफिट बनाता है। जबकि किसान मतलब खुद मेहनत भी नहीं कर रहा, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट खुद बना भी नहीं रहा है, खेत पे इसकी मेहनत हो नहीं रही है, बस दूसरों से सस्ते दाम पे खरीद रहा है और महंगे दामों पे बेच रहा है। तो डायरेक्ट यही आदमी चले जाए ना और डायरेक्ट 50 रुपए इसको खुद को ही मिल जाए, पर ये मैनिपुलेट करते हैं, बेवकूफ बनाते हैं फार्मर्स को। यही है मैनिपुलेशन ऑफ आपके बिग ट्रेडर्स, ये मैनिपुलेट करते हैं फार्मर्स को। दूसरी प्रॉब्लम क्या है? लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी। किसानों के पास जमीन ही बड़ी मुश्किल से मिलती है, वो वेयर हाउस कहां से लाएंगे यार? वेयर हाउस फैसिलिटी होना बहुत जरूरी है, वरना सामान सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। अब मान लो कोई ट्रेडर है या सॉरी फार्मर है जो कि क्या कर रहा है बेटा, मान लो वो केला उगा रहा है ना, या मान लो एक ऐसे फ्रूट्स उगा रहा है जैसे संतरे हैं। अब ऐसी चीजें आपको अगले कुछ 5-7 दिन में बिक जाए तो ठीक है, अगर आप उसको स्टोर नहीं कर पाए तो सड़ जाएंगी। आपने इतनी मेहनत करके, इतना पेशेंस करके, इतना खर्चा करके आपने इतने सारे आपने फ्रूट्स बनाए और वो फ्रूट्स अब सड़ रहे हैं, बिक नहीं पा रहे, क्योंकि 7 दिन में भैया कोई 100, 200, 300 किलो एकदम से थोड़ी चले जाएंगे, या 1000 किलो केले जो है एकदम से चले जाएंगे क्या? नहीं, समय लगेगा ना उसमें। तो स्टोर कहां करोगे? फैसिलिटी नहीं आपके पास, चीजें सड़ जाती, खराब हो जाती, बिकती नहीं है तुरंत, तो हाँ या ना। फिर आता है लास्ट पॉइंट, लैक ऑफ मार्केट इंफॉर्मेशन। अब फार्मर आदमी जो होता है ना, वो मेजॉरिटी पढ़ा लिखा नहीं है, इलिटरेट है, अंगूठा छाप है। इस वजह से उसको मार्केट में कितना रेट चल रहा है, कैसे चीजें बिकती हैं, उसके बारे में जानकारी नहीं है। जैसे कि देखो ये बिग ट्रेडर, इसको जानकारी है तो ये फायदा उठाता है और महंगे दाम पे बेचता है। अगर ये इंफॉर्मेशन इनको होती तो डायरेक्ट 50 रुपए पर किलो में डायरेक्ट बेच देते, हाँ या ना। तो ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां पे फार्मर्स को बड़ा नुकसान होता है। इनको ज्ञान ही नहीं है मार्केट में क्या इंफॉर्मेशन चल रही है, मार्केट में किस चीज की डिमांड है, कितने में बिकती है, कोई आइडिया ही नहीं है, हाँ या ना। और इनको ये तक नहीं पता होता है कि इनके साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। ठीक है, फिर जाते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट में। अब यहां पे आते हैं कि इसको इंप्रूव करने के लिए क्या कर सकते हो, कैसे इस कंडीशन को बेहतर कर सकते हो, या आप एग्रीकल्चर मार्केटिंग को और कैसे बेहतर बना सकते हो। सबसे पहला पॉइंट, रेगुलेटेड मार्केट्स। सर रेगुलेटेड मार्केट्स क्या होता है? देखो, रेगुलेटेड मार्केट्स हैव बीन एन ऑर्गेनाइज्ड विद अ व्यू टू प्रोटेक्ट द फार्मर्स फ्रॉम द मैल प्रैक्टिसेस ऑफ सेलर्स एंड ब्रोकर्स। ये जो बीच में जो बिग ट्रेडर्स थे ना, इनके बीच की जो ट्रांसपेरेंसी है, मतलब आपको पारदर्शी कर देते हैं, आप सब चीज देख सकते हो। सरकार ऐसे इनिशिएटिव्स लेती है जहां पे आप देख सकते हो डायरेक्टली कि भैया यार ये कितना भैया प्राइस डिफरेंस है, ये मेरे से 10 में खरीद रहा है और ये बेच रहा है खुद 50 रुपए में। यह आपको सरकार बताती है, इंफॉर्म करती है कि भैया खुद जाके सामान बेच दो, हाँ या ना। तो ऐसे रेगुलेटेड मार्केट्स बनाए जाते हैं। दूसरी बात देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी आपके पास नहीं थी, हाँ या ना। तो आपने क्या बोला, भैया वेयर हाउसेस बना देगी सरकार, है ना, आपके लिए ऐसी जैसे रोड्स बनाएगी, रेलवे बनाएगी, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी ले आएगी, गोडाउन्स बना देंगे, कोल्ड स्टोरेज बना देंगे, ऐसी चीजों के लिए, ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए जो कि सड़ जाएंगे अगर ठंडी जगहों पे नहीं रखा। जैसे आप केले को फ्रिज में रखो, आप जो है
ऑरेंजेस को फ्रिज में रखो या ऐसी कोई भी चीजों को फ्रिज में रखो जो कि जल्दी सड़ जाती हैं, तो उनकी लाइफ जो है बढ़ जाती है, हाँ या ना। इस वजह से ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज को सरकार लेकर आती है। समझ आया बेटा। फिर आता है आपके पास कोऑपरेटिव मार्केटिंग। द एम इज टू रियलाइज द फेयर प्राइस ऑफ फार्मर्स प्रोडक्ट। बेटा कोऑपरेटिव फार्मिंग क्या होता है, जैसे मान लो मार्केटिंग क्या होता है, ध्यान से सुनना। जैसे कि 10 फार्मर्स खड़े हुए एक मार्केट के अंदर, पहले वाले के पास में गया, मैंने बोला भैया ये आपने जो केले हैं वो कितने के दिए, बोलते 50 रुपए दर्जन। ठीक है, मतलब ठीक है। मैं दूसरे फार्मर के पास गया, मैंने बोला भैया केले कितने के दिए, वो बोलता 50 रुपए दर्जन। मैंने बोला यार पहले वाला तो मेरे को 40 बोल रहा था, एक काम करता हूं मैं उसी से ले लेता हूं, वो सस्ता दे रहा है। आप गए और उसने बोला अरे एक काम करो भैया वो 40 बोल रहा था क्या यार, इतनी तो लागत ही नहीं, लेकिन पर मतलब इतनी तो लागत ही, पर ठीक है ले जाओ, अब वो सस्ता दे रहा है आप उससे खरीदो, एक काम करो मेरे से ले जाओ। ये क्या हुआ, एक्सप्लॉयटेशन हो गया ना, हाँ या ना। तो ये क्या होता है, कोऑपरेटिव मार्केटिंग ये बोलता है कि जो 10 फार्मर्स यहां पे खड़े हुए ना, ये इकट्ठा होकर एक अलायंस बनाते हैं, एक टीम बनाते हैं, और ये डिसाइड करते हैं कि हमारा जितना भी सामान है ना, हम सब इकट्ठा करके एक कर देते हैं और सबकी प्राइस एक कॉमन कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं कि 50 रुपए दर्जन में ही बिकेगा। क्योंकि अगर एक एक इंडिविजुअल प्राइस होगी तो आप बार्गेन करके इंसान से खरीद सकते हो, हाँ या ना। तो ये इकट्ठा करके अपने सारे सामान को ये 10 के 10 एक प्लान बनाते हैं कि हम पूरा सामान बेचेंगे और 50 रुपए पर दर्जन ही बेचेंगे। तो ये डिसाइड हो गया ना। अब कोई भी आए, किसी के पास भी आए, आपको 50 रुपए दर्जन ही मिलने वाला है, जिससे फायदा इनको मिलता है। ठीक है बेटा, एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो पाता, इस चीज का बेनिफिट मिलता है। ये कुछ मेजर्स है जिसको मार्केट एग्रीकल्चर मार्केटिंग को आप इंप्रूव कर सकते हो। अब आता है अपने पास कोई दूसरा पॉइंट, डिफरेंशियल पॉलिसी, डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट। ये अलग अलग पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट क्या, ध्यान से देखना। ये एमएसपी, ओ हो भाई साहब, आपका जो फार्म बिल है ना, जिसमें बहुत दंगे हुए थे फार्मर्स के, वो उसका सबसे एक और बड़ा पॉइंट ये था, ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस। देखो ये क्या होता है, ये एक ऐसा दाम होता है जो सरकार फिक्स करती है। सरकार फिक्स करती है एक रेट, कुछ भी रेट हो सकता है, जैसे गेहूं का हो गया, चावल का हो गया, उसका एक रेट फिक्स करती है। इस रेट पर सरकार कितना भी सामान खरीद सकती है। अगर मान लो कोई भी मार्केट में अगर आपसे सामान नहीं खरीद रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको बहुत सस्ते दाम पे चीजें बेचनी पड़ेंगी। तो सरकार एक प्राइस फिक्स कर देती है, अच्छा खासा रेट, एक ऐसा रेट फिक्स करती है कि अगर आपसे कोई नहीं खरीद रहा ना, तो हम आपसे ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस में जितनी मन चाहे उतनी क्वांटिटी का सामान, एग्रीकल्चर गुड हम खरीद लेंगे। तो फार्मर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस दी जाती है कि कोई तुमसे नहीं खरीद रहा, बहुत सस्ते दामों में खरीद रहा है, तुम्हें नुकसान हो रहा है, एक काम करो, मैं सरकार तुम्हें 20 रुपए पर केजी या मान लो 30 रुपए पर केजी, जो भी प्राइस फिक्स हुआ है उसमें मैं तुम्हारा सामान खरीदूंगा, भले ही मार्केट में 10 रुपए चल रहा। ठीक है बेटा, समझ आया, ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। क्लियर, ध्यान से देख लो। टू सेफगार्ड फार्मर्स इंटरेस्ट गवर्नमेंट फिक्सेस एमएसपी, गवर्नमेंट एमएसपी फिक्स करती है। ठीक है बेटा, देखो ऑफ वेरियस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, अलग अलग प्रोडक्ट पे अलग अलग एमएसपी वो फिक्स करती है। ठीक है, चावल का रेट अलग होगा और गेहूं का अलग होगा एंड सो ऑन। मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक। अब क्या होता है, कई बार सालों साल आप एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स बना रहे होते हो। ठीक है, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बनाओगे तो वेस्ट होता जाएगा, मार्केट में बहुत मतलब पानी के भाव पे बिकेगा, मतलब एकदम सस्ते भाव पे बिकेगा। इसलिए पता क्या करते हैं, ये जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस और ऐसी चीजों की एक्टिविटी से सरकार जो स्टॉक खरीद लेती है ना, उस स्टॉक को वो स्टोर कर लेती है, जिसको कहते हैं हम बफर स्टॉक। ये एक एक्स्ट्रा ऐसा जो आपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बना लिए, एक्स्ट्रा बना लिए कुछ सालों के अंदर, उसको इकट्ठा करते जाते हैं गोडाउन, ऐसी वेयरहाउस फैसिलिटीज में। और कभी भी शॉर्टेज हो जाए, मान लो किसी दिन फसल खराब हो गई, देश में बहुत बारिश हुई और बहुत सारी फसल खराब हो गई, अब खाने के लिए तो सामान चाहिए ना भाई, कितनी रेटें बढ़ जाएंगी अगर सामान ही नहीं होगा तो सरकार क्या करती है, जो सालों साल आप अनाज बचाते जा रहे हो ना, या जो भी सामान आप बचाते जा रहे हो, ये इसको निकालती है और सप्लाई बढ़ा देती है कि रेट ना बढ़ पाए, महंगाई ना बढ़ पाए और लोगों के लिए पास खाने के लिए चीजें तो हो। तो ये ऐसे बफर स्टॉक को जो कलेक्ट कर रही थी कई टाइम से, शॉर्टेज के सीन में, सिनेरियो में ये इनको रिलीज कर देते हैं, सप्लाई बढ़ा देते हैं। देखो, बफर स्टॉक इज क्रिएटेड इन ईयर्स ऑफ सरप्लस प्रोडक्शन एंड इज यूज्ड ड्यूरिंग शॉर्टेज। शॉर्टेज के टाइम पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब देखो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, इट ऑपरेट्स थ्रू अ नेटवर्क ऑफ राशनिंग शॉप्स एंड फेयर प्राइस शॉप्स। फेयर प्राइस शॉप्स ऑफर एसेंशियल कमोडिटीज। ये एक ऐसी फेयर प्राइस शॉप्स होती है जिससे राशन की दुकानें होती हैं, राशन शॉप्स होती हैं। ये राशन की दुकानें आपको क्या करती हैं, जैसे कैरोसिन लेना हो या आपको गेहूं चावल लेना हो, या आपको बहुत सस्ते दाम पे बेचते हैं। मार्केट पे अगर ये चावल 40 रुपए किलो चल रहा है ना,
आपको ये 2 रुपए 5 रुपए 10 रुपए किलो के भाव से मिलेगा, बहुत सस्ता मिलेगा। ये क्यों इतना सस्ता मिलता है? जो वीकर सेक्शन है ना हमारी सोसाइटी में, जिनके पास पैसा नहीं है इतना, वो क्या खाएगा, वो कैसे खाएगा? तो उनको बहुत सस्ते दामों पे राशन कार्ड बनता है ना, वो राशन कार्ड से उनको बहुत सस्ते दामों पे वही सामान मिलता है। ठीक है बेटा, ये होता है हमारा, कुछ इंप्रूवमेंट्स किए गए, कुछ ऐसे मेजर लिए गए जिससे कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग बेहतर हो सके। क्लियर? चलो जी, अब ध्यान से देखो, कुछ हमने ऐसे एग्रीकल्चर मार्केट्स को इमर्ज होते हुए भी देखा कि नए नए मार्केट आए। कैसे मार्केट आए? जैसे कि ओरिजिन ऑफ फार्मर्स मार्केट। फार्मर ने डिसाइड किया, मैंने बताया था ना, बिग ट्रेडर्स बीच में फायदा उठाते थे, 10 में खरीदते थे, 50 में बेचते थे, 40 रुपए का बेनिफिट करते थे। अब सरकार ने बोला एक काम करो, तुम ही बेच दो ना। तो फार्मर, जो इंसान सामान बना रहा है, वही मार्केट में जाके अपना सामान डायरेक्टली बेच रहा है 50 रुपए किलो में, उसे कहा गया ओरिजिन ऑफ फार्मर मार्केट। फार्मर्स का खुद का मार्केट चालू किया इन लोगों ने। जैसे कि आपकी अपनी मंडी नाम की पंजाब और हरियाणा में मंडी चलती है, जहां पे फार्मर्स खुद बनाया हुआ, जो अपने इतनी मेहनत करके बनाते हैं प्रोडक्ट्स, वो खुद मंडी में जाके अपना सामान बेचते हैं। जैसे आपकी हदासपुर मंडी है पुणे में, वहां पे फार्मर्स खुद आते हैं और अपना बनाया हुआ प्रोडक्ट खुद अपने हाथों से बेचते हैं, जिससे उनको बीच में ब्रोकरेज चार्ज नहीं देना पड़ता। ठीक है? जैसे कि द कंसेप्ट ऑफ फार्मर्स मार्केट वाज स्टार्टेड टू गिव बूस्ट टू द स्मॉल फार्मर्स बाय प्रोवाइडिंग देम डायरेक्ट एक्सेस टू द कंज्यूमर एंड एलिमिनेट द एलिमिनेशन ऑफ व्हाट, मिडिलमैन। जो बीच का, जो बिग ट्रेडर्स होते थे, जो उनका फायदा उठा रहे थे, उनको बीच में से हटा देते हैं। ठीक है? एक और पॉइंट देखो, अलायंस विद नेशनल और मल्टीनेशनल कंपनीज। अब तुमने देखा है, पार्ले जी का नाम सुना है ना, ब्रिटानिया का नाम सुना है। अब बेटा ये भी तो बिस्किट बनाते हैं। बिस्किट किससे बनता है? मैदे से बनता है। मैदा क्या होता है? आटे को और ज्यादा रिफाइन करोगे तो मैदा बन जाएगा। आटा कहां से आता है? गेहूं से आता है। गेहूं कौन बनाता है? फार्मर बनाता है। अब फार्मर से ही तो आपका पूरा बिजनेस चल रहा है। तो ये ब्रिटानिया क्या करते हैं, ये पार्ले जी क्या करते हैं? पार्ले जी तो सिर्फ लेबल लगाता है, प्रोडक्ट तो उनके कोई और ही बना रहा होता है। तो भैया जो गेहूं बन रहा है ना, ये डायरेक्ट कौन खरीदेगा? तो कई बार कंपनीज बोलती है काम करो, हम एक रेट फिक्स कर लेते हैं, जितना भी तुम बनाओगे वो सब मुझे लाकर दे देना यार, क्योंकि मेरे को अपने बिस्किट बनाने होते हैं, मार्केट में बेचने होते हैं। तो यार तुम पूरा सामान मेरे को बेच दिया करो, मैं उसका प्रोडक्ट बना बना के मार्केट में बेच दूंगा। अपन रेट अभी डिसाइड कर लेते हैं। इसे कहते हैं एक अलायंस। मल्टीनेशनल कंपनीज और फार्मर आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, एक अलायंस बना लेते हैं, जिससे वो डायरेक्टली सामान सारा खरीदता रहता है। तो ये जो एक रिस्क होता है ना कि यार हमारा सामान बिकेगा कि नहीं बिकेगा, कब बिकेगा, वो वाला रिस्क खत्म हो जाता है। ठीक है? ये भी आपको एक बेनिफिट मिलता है इसके अंदर। सेवरल नेशनल एंड मल्टीनेशनल कंपनीज, फास्ट फूड चेन कंपनीज आर इंक्रीजिंग एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अलायंस विद द फार्मर्स। ठीक है बेटा, समझ आया? चलो जी, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो बेटा जी आगे बढ़े। अब ध्यान से सुनना, रूरल डेवलपमेंट के अंदर हम तब से एग्रीकल्चर सेक्टर की बात कर रहे हैं, पर क्या रूरल एरियाज में सिर्फ एग्रीकल्चर ही है क्या? सिर्फ आप अनाज ही उगाते हो क्या? और कुछ होता नहीं है क्या? होता है। नेक्स्ट पॉइंट में वही बात करने वाले हैं, ध्यान से देखना। एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन। एग्रीकल्चर सेक्टर कई सारे भागों में बंट चुका है। क्यों? समय के साथ अलग अलग प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ी, तो लोगों ने एग्रीकल्चर छोड़ छोड़ के अलग अलग प्रोडक्ट्स भी बनाना चालू कर दिए। जैसे कि क्या सर? जैसे जिनको अनाज चाहिए था वहां तो फार्मिंग हो ही रही थी, एग्रीकल्चर सेक्टर चल ही रहा था। कुछ लोगों ने बोला हमें दूध भी चाहिए, तो लोगों ने डेयरी फार्मिंग चालू करी। कुछ लोगों ने बोला हमें अंडे चाहिए, तो उन्होंने क्या बोला? एनिमल हस्बेंड्री या पोल्ट्री फार्मिंग चालू करी। कुछ लोगों ने बोला हमें मटके चाहिए, तो लोगों ने पॉटरी चालू कर दी। तो ये एग्रीकल्चर के साथ साथ कुछ एलाइड सर्विसेज और नॉन एग्रीकल्चर एरियाज भी हैं जो कि रूरल सेक्टर में काम करते हैं, उनके बारे में भी अब बात करेंगे। ध्यान से देखना। अब क्या होता है एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन? रिलेटेड टू चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न्स, कि आप जो अनाज उगाते थे ना, पहले जो पैटर्न हुआ करता था अनाज उगाने का, अब वो थोड़ा सा चेंज होता हुआ दिखा। कुछ शिफ्ट दिखा कि कुछ लोग जो है आपके एग्रीकल्चर छोड़ के एग्रीकल्चर एलाइड सर्विसेज में जा रहे हैं, जैसे कि दूध डेयरी वगैरह, फिशरीज वगैरह, एनिमल हस्बेंड्री वगैरह, इन सब में जा रहे हैं। अब रीजन क्या है इसका? क्यों ऐसा देखा गया? देखो, समय के साथ डिमांड चेंज होती गई। लोगों ने बोला यार हमें दूध, अंडे और ऐसी चीजें भी, फिशेस भी खानी है, तो कैसे करेंगे? तो लोगों की डिमांड बढ़ती गई, उसको सप्लाई करने के लिए लोगों ने किसानी छोड़कर इन सब चीजों में भी बिजनेस करना चालू कर दिया। ठीक है? क्योंकि उससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है ना, आपको अच्छा खासा पैसा मिल रहा है, आपको शायद हो सकता है एग्रीकल्चर से ज्यादा पैसा मिल रहा है, ज्यादा मुनाफा मिल रहा है आपको, इस वजह से आपने किसानी छोड़ी। ये एक रीजन है कि डाइवर्स क्यों हो गया। जब अलग अलग सेक्टर्स खुले एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, अलग अलग भाग खुले, तो लोग और शिफ्ट होते गए। हाँ या ना? ये इसका रीजन है। दूसरा बेनिफिट क्या है सर इसका? अब जैसे आम का धंधा है भाई,
आम जो है या ऐसे कई सारे ऐसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं जो कि साल में सिर्फ सीजन बेस्ड होते हैं। जैसे आम साल में एक ही बार आता है। अगर तुम लोगों को पता हो क्लोजली, अगर तुम लोग किसानी फैमिली से बिलोंग करते हो या थोड़ी बहुत नॉलेज है, जैसे मेरे घर के पीछे ना एक पेड़ है, जामुन का पेड़, वो बहुत बड़ा है यार। तो साल में ना एक बार जब जामुन आता है ना, उसके अगले साल कुछ भी जामुन नहीं आता, बहुत थोड़े बहुत आते हैं, फिर उसके अगले साल बहुत सारा जामुन लगता है उसके ऊपर। तो मतलब देखो ना, जामुन का पेड़ एक एक साल के गैप में मुझे क्या दे रहा है, प्रोडक्ट्स लाके दे रहा है। तो हम 2 साल तक क्या बस बैठे रहेंगे क्या? हमारे रोजमर्रा के खर्चे कैसे पूरे होंगे? क्या हम 2 साल में एक ही बार कमाएंगे? ऐसा नहीं होता है। तो ऐसे सीजन बेस्ड एग्रीकल्चर को स्किप करता है। उसका जो रिस्क होता है कि यार 2 साल में एक बार आएगा, या आम का बिजनेस है, पूरे साल भर में सिर्फ समर्स में ही आम आते हैं, तो सिर्फ समर्स में ही पैसा कमा पाएंगे, बाकी साल क्या, बाकी महीने क्या करेंगे? हाँ या ना? ऐसे रिस्क को यहां पे रिड्यूस करता है। जो सीजनल बिजनेस होता है ना, सीजनल पीरियड बिजनेस, ऐसी चीजों को सस्टेनेबल लाइवलीहुड देता है रूरल एरियाज में या रूरल लोगों को, कि भैया रोज कमा सकते हो। जैसे कि मटके बनाओ, है ना, या जैसे कि अंडे बनाओ, जैसे पोल्ट्री फार्मिंग करो, रोज चाहिए होंगे वो चीजें। हाँ या ना? ये कुछ इसके बेनिफिट्स होते हैं। क्लियर? अब देखो ध्यान से, हमारे पास 2 टाइप के डाइवर्सिफिकेशन है। पहला वाला क्या है? पहला वाला डाइवर्सिफिकेशन है क्रॉप प्रोडक्शन का। देखो, पहले हम सिर्फ पूरे खेत में सिर्फ गेहूं उगा रहे थे, या पूरे खेत में सिर्फ चावल उगा रहे थे। अब क्या बोला इन लोगों ने कि यार अगर मान लो मेरे पास 1 एकड़ की जमीन है, जैसे 1 एकड़ की जमीन है आपके पास, आपने दिमाग लगाया, एक काम करता हूं मैं ना, चावल भी उगा लेता हूं, मैं जो है जी गेहूं भी उगा लेता हूं, एक काम करता हूं ना, कद्दू भी उगा लेता हूं ना, थोड़ी सी जगह पे, थोड़ी थोड़ी जगह पे अलग अलग चीज उगाता हूं। यहां पे मैं गन्ने उगा देता हूं, हाँ या ना? यहां पे मैं जी जो पत्ता गोभी उगा देता हूं, यहां पे जो मैं पालक उगा लेता हूं, यहां पे जो मैं है जी मैं सोयाबीन उगा लेता हूं। तो देखो ना, आपके पास जमीन थोड़ी सी थी, उतनी थी, लेकिन पूरी जमीन पे एक प्रोडक्ट की जगह आप बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाने लग गए। इसे कहते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम, कि जमीन एक ही है लेकिन उसमें जो भी सामान उग सकता है, छोटे छोटे हिस्से में अलग अलग प्रोडक्ट बना ली, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट की अपनी एक प्राइस है और हर तरह का सामान आप बेच पाओगे। ठीक है बेटा, समझ आया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो आपने क्रॉपिंग पैटर्न्स को चेंज कर दिया, जो अपन अभी बात कर रहे थे। आप एक जमीन पे बहुत सारे प्रोडक्ट बना रहे हो। फिर आता है हमारे पास डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। कैसी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज? जैसे कि या तो आप दूसरी एलाइड सर्विस में चले जाओगे, या नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में आप शिफ्ट कर जाओगे। जो एग्रीकल्चर फार्मर्स थे, जो किसान थे, आप दूसरी चीजों में शिफ्ट हो रहे हैं। जैसे कि कुछ लोगों ने किसानी छोड़ के क्या बनाना चालू कर दिया, मटके बनाना चालू कर दिए, पॉटरी करना चालू कर दिया। ठीक है, समझ आया? इसमें भी क्योंकि काफी पैसा मिलता है। क्लियर? अब देखना ध्यान से नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, एक और चीज देखो, जैसे आपने देखा ना गांव में खाट बिकती है। खाट क्या होता है सर? वो एक जूट की रस्सी से एक बेड बनता है ना, और मुड्डे होते हैं, एक चेयर होती है, रस्सी से बनती है, जूट की रस्सी से बनती है। अगर तुमने देखा होगा, तुम्हें याद होगा, तो तुम्हें पता चलेगा, वो भी गांव में बनता है, उसका भी बहुत खासा पैसा मिलता है। तो लोग किसानी छोड़ के वो चीजें भी बनाने लग जाते हैं। ठीक है बेटा? अब देखो, फार्मिंग छोड़कर और क्या ऐसे सोर्सेज हैं, फार्मिंग छोड़कर और ऐसे क्या सोर्सेज हैं जिनसे लोग रूरल एरियाज में पैसा कमाते हैं? जैसे कि देखो ध्यान से, एनिमल हस्बेंड्री। सर क्या होता है? लाइव स्टॉक्स, जैसे कि आपके जो एनिमल्स होते हैं ना, इनकी ब्रीडिंग करना, इनसे रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाना, जैसे अंडों का बिजनेस करना, इनकी ब्रीडिंग करना, ऐसे बिजनेस को हम एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। देखो कंसर्न किससे होता है? ब्रीडिंग से, रेयरिंग से, केयरिंग ऑफ फार्म एनिमल्स। फार्म एनिमल्स की देखभाल करते हो और उनसे रिलेटेड आप कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह बनाते हो, जैसे चिकन होता है, लोग मीट वगैरह खाते हैं, अंडे कंज्यूम करते हैं, उन चीजों की एक्टिविटी को हम एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। सर डेयरिंग क्या होता है? डेयरिंग बेटा सिंपल सा काम है, आपकी दूध डेयरी वाला काम। आप यहां पे मिल्क का प्रोडक्शन करते हो, हाँ या ना? और मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स का करते हो। जैसे कि मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? जैसे दूध, दूध के साथ घी, घी के साथ बटर, बटर के साथ चीज, दही, ऐसी कई सारी चीजें भी आपको डेयरी प्रोवाइड करती है। ये भी एग्रीकल्चर नहीं है, लेकिन रूरल एरिया का बहुत बड़ा काम है। ठीक है बेटा? दूसरा पॉइंट देखिएगा, फिशरीज। बहुत सारे ऐसे रूरल एरियाज हैं जहां पे फिशरीज बनाई जाती हैं, बहुत सारी फिशेस का कल्टीवेशन किया जाता है, बहुत सारी फिशेस की जनसंख्या बढ़ाई जाती है, क्योंकि लोग फिशेस भी कंज्यूम करते हैं, खाना वगैरह खाते हैं, लोग फिशेस को खाते हैं। ठीक है, उसके लिए फिशरीज इस्तेमाल करी जाती हैं। वो फिशेस को सेल भी करते हैं, एक्वाटिक एनिमल्स को सेल करते हैं, उसे फिशरीज कहते हैं। ठीक है, हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर एक ऐसा साइंस है, एक ऐसा आर्ट है, एक ऐसी साइंस है, एक ऐसा आर्ट है जहां पे आप फ्रूट्स उगाते हो, आप वेजिटेबल्स उगाते हो, आप ट्यूबर क्रॉप्स उगाते हो, आप फ्लावर्स, मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स। ये मेडिसिन और एरोमेटिक प्लांट्स क्या है? ध्यान से सुनना।
कुछ पेड़ ऐसे होते हैं या कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जो कि जिनके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं, उनसे दवाइयां बनती हैं। जैसे कि ल्यूपिन का पौधा होता है, ल्यूपिन का पौधा जो है ना, उसके अंदर बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं, वो काफी सारे हेल्थ को ट्रीट करने के लिए बनाया जाता है, उसके अंदर उससे काफी सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं। इनफैक्ट अपराजिता का एक पेड़ होता है, अपराजिता के पेड़ से आपकी स्किन केयर करने के लिए बड़ा अच्छा होता है। तो ऐसे मेडिसिनल प्रॉपर्टी वाले जो पेड़ होते हैं उनकी प्रोडक्शन की बात करता है। इनफैक्ट एक और चीज बताता हूं आपको, बी कीपिंग होती है। बी कीपिंग मतलब क्या है, रूरल एरियाज में बहुत सारी विमेन हैं जो बी कीपिंग करती हैं। वो क्या करती हैं, जो शहद निकालने वाली एक्टिविटी होती है ना, वो क्या करते हैं, जो मधुमक्खी होती है ना, उनको हाइव करने के लिए ऐसी एक प्लेट्स बनाते हैं जहां पे मधुमक्खी आए और आकर हनी का प्रोडक्शन करें। इनफैक्ट उससे फायदा पता है क्या है, जो आपकी मधुमक्खियां होती है ना, मधुमक्खी का होना आपके एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत जरूरी है। क्यों पता है, क्योंकि ये पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। आपने साइंस में पढ़ा होगा कि एक पौधे से दूसरे पौधे तक जाते हैं, जिससे कि क्रॉप्स बढ़ती हैं, प्रोडक्शन होता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन वाला एक प्रोसेस होता है ना, पॉलिनेशन, आपने पढ़ा होगा, उससे फसल बढ़ती है। एक थ्योरी भी है जहां पे मैं आई एम नॉट श्योर कि वो वही व्यक्ति है, पर मैं नाम लेता हूं, एक नॉस्ट्रेडमस करके एक व्यक्ति थे, और इनफैक्ट विलियम शेक्सपियर ने भी ये बात कही है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग यही लोग थे, कि अगर आपकी मधुमक्खियां पूरी दुनिया से अगर खत्म हो जाए ना, तो आपकी 70% जो फसलें हैं वो खराब हो जाएंगी, क्योंकि पॉलिनेशन प्रोसेस नहीं होगा। इस वजह से भूखमरी हो जाएगी और दुनिया तबाह हो जाएगी। ये एक्चुअल में एक थ्योरी है, साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि आपकी बहुत परसेंट, मतलब 60 से 70% आपकी जो फसल है ना वो खराब हो जाएगी, और अगर आपके पास कुछ खाने के लिए नहीं होगा, भूखमरी हो जाएगी और दुनिया तबाह हो जाएगी। ऐसी सिनेरियोज आ जाएंगे। तो मधुमक्खी, देखो ना आप, कितनी खूबसूरत बात है, छोटी छोटी आपकी मधुमक्खियां भी आपके अर्थ पे कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन करती है। कितनी अजीब है और कितनी अद्भुत है ये दुनिया, हाँ या ना। तो ये हॉर्टिकल्चर के अंदर आता है। फिर आता है आपके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। भैया आईटी के बारे में आपको पता है, इंजीनियरिंग ऐसी ब्रांच है जहां पे आप कंप्यूटर और ऐसी टेलीकम्युनिकेशन एक्टिविटीज को रिवाइव करते हो, रिट्रीव करते हो, सीखते हो, और उससे आप चीजों को और एम्फेसाइज करते हो। या ऐसे गांव के अंदर, रूरल एरियाज में भी ऐसी आईटी कंपनीज या आपकी आईटी कंपनीज नहीं, आईटी सेक्टर काफी ज्यादा आपके जनरेशन करता है, एम्प्लॉयमेंट वगैरह प्रोवाइड करवाता है। ठीक है बेटा, चलो जी फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार जल्दी से। चलो बेटा जी, अब चलते हैं चैप्टर के एंड पे, और ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। इनफैक्ट आज की डेट रियल लाइफ के हिसाब से भी देखोगे तो बहुत जरूरी है। हमारे आसपास इतने प्रोडक्ट हैं और सारे के सारे केमिकल से भरे हुए हैं। हमें ये कॉन्सेप्ट जो है बताता है केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स। आप समझ गए होंगे, मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग। सर ये क्या है? ये एग्रीकल्चर करने की एक ऐसी टेक्निक है जहां पे आप केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स बनाते हो। कैसे बनाते हो, ध्यान से देखो। एग्रीकल्चर फार्मिंग इज फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर दैट रिलाइज ऑन techniques such as crop rotation, green manure, compost and biological pest control। देखो अब यहां पे आप बिना केमिकल का इस्तेमाल करें, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के थ्रू आप फार्मिंग करते हो। इसके कुछ फायदे हैं यार। फायदे क्या है? सबसे पहले ध्यान से देखो, इकोनॉमिकल फार्मिंग। जब आपको कोई केमिकल लग ही नहीं रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज या नेचर के जो आपके जो कंपोनेंट्स हैं उनके थ्रू आप चीजों का इस्तेमाल करो। जैसे गाय का गोबर, गाय का गोबर जो है ना वो मैन्योर का काम करता है, उसमें क्या पैसा लगेगा, हाँ या ना। तो आपको नेचुरल चीजों का ना पैसा नहीं लगता, इसलिए इकोनॉमिकल है, पैसा नहीं लगता इसके अंदर। नेचुरल चीजों का इस्तेमाल होता है तो पैसा नहीं होता, सस्ता पड़ता है बहुत। दूसरा बेनिफिट, सेफ्टी ऑफ एनवायरनमेंट। बेटा क्या होता है, जब आप केमिकल का इस्तेमाल करते हो ना तो आपकी जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है ना वो खराब होती जाती है, क्योंकि उसमें केमिकल जा रहा है, हाँ या ना। तो आपकी जो उपजाऊता है जमीन की वो खराब होती जाती है समय के साथ, अगर आप ज्यादा केमिकल का इस्तेमाल करते हो। एनवायरनमेंट के लिए कितना हार्मफुल है ये चीज, हाँ या ना। दूसरी बात, जमीन अगर बंजर पड़ गई तो आप कुछ बना ही नहीं पाओगे। तीसरी बात, सोर्सेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब ऑब्वियस सी बात है, जब आपको पैसा नहीं लग रहा है कुछ भी, कितने सस्ते दामों पे आप कोई भी इंसान बना सकता है, कोई भी इंसान ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकता है। तो जिन लोगों को नौकरी नहीं मिल रही वो लोग एम्प्लॉयमेंट ले सकते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग से, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं, हाँ या ना। फिर आता है एक और, प्रोवाइड्स हेल्दी फूड। ऑब्वियस सी बात है, ऑर्गेनिक जो फूड्स हैं, ऑर्गेनिक जो फार्मिंग है वो बिना केमिकल प्रोडक्ट्स के थ्रू आप फार्मिंग कर रहे हो। कितनी हेल्दी फूड आप प्रोड्यूस करोगे और कितना बेनिफिशियल होगा आपके लोगों के लिए वो। केमिकल वाले प्रोडक्ट से कितनी बीमारियां हो रही है लोगों को आजकल, हाँ या ना। जनरेट्स इनकम थ्रू एक्सपोर्ट। अच्छा, जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है ना अपने देश में स्पेशली, वो सबसे ज्यादा इंडिया में रहता ही नहीं है। वो कहा जाता है फॉरेन को हम एक्सपोर्ट कर देते हैं कि उसका दाम अच्छा मिलता है आपको। इस वजह से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो है आपके देश में मोस्टली एक्सपोर्ट हो रहे हैं, उससे
फार्मर्स को बहुत फायदा मिलता है पैसों के फॉर्म में, ठीक है बेटा। और होता है सस्टेन सॉइल फर्टिलिटी, जो मैंने अभी आपको बताया, अगर आप बिना केमिकल का इस्तेमाल करके फार्मिंग करते हो तो आपकी उपजाऊता जो है, सॉइल की जो फर्टिलिटी है, उपजाऊता जो उसकी कैपेसिटी होती है वो बरकरार रहती है और अच्छे से आपकी जो जमीन है वो बंजर नहीं होती है, वो उपजाऊ रहती है, आप कुछ भी उगा सकते हो, बार बार उगा सकते हो, ठीक है बेटा। अब इसके कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। क्या चैलेंजेस है बेटा? सबसे पहले बहुत लेस पॉपुलर तरीका है, लोगों को पता ही नहीं है कि बिना केमिकल के भी फार्मिंग हो सकती है, ये एक बहुत ही लेस पॉपुलर तरीका है, ये इसका बड़ा चैलेंज है। दूसरा, लिमिटेड क्रॉप चॉइसेस। देखो क्या होता है, आज हम इतना घिर चुके हैं और इतने प्रोडक्ट बना रहे हैं ना, कुछ चीजें आज की इकोनॉमिकल या एनवायरमेंट कंडीशन के हिसाब से बिना केमिकल के आप बना ही नहीं पाओगे। तो आपके पास जो ऑप्शन बनते हैं ना कि बिना केमिकल और बिना टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करें हम कौन सी ऐसी चीजों को बना सकते हैं ऑर्गेनिक तरीकों से, वो बहुत कम लिस्ट होती है, बहुत कम लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं। तो हमारे पास चॉइस इतनी सारी नहीं कि ये भी बना ले, ये भी बना ले, ये भी बना ले, बहुत कम प्रोडक्ट बन जाते हैं हमारे पास, ठीक है बेटा। फिर आता है शॉर्टर फूड लाइफ। जो ओरिजिनल चीज होगी ना वो जल्दी सड़ती है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, हमारे घर के पास ना आम का पेड़ था, वो किसी ने लगा दिया होगा किसी ने बहुत साल पहले, वो अपने आप बढ़ता गया। एक दिन मैं खड़ा हुआ था, मेरे सर पे आम गिरा, मैंने बोला भाई क्या शानदार चीज है, भाई साहब इतना मीठा आम था। पर जैसे ही मैंने बाइट लिया, वो था ना वो दशहरी आम जिसका आप चूस के आम निकालते हो, वो उसमें से जैसे ही मैंने वो होल किया, उसको पानी में से धोया और उसका मैं वो जूस निकाल रहा था, भाई साहब इतनी सारी इल्लियां निकली और सारी मेरे मुंह के अंदर चली गई, इतना दिमाग खराब हुआ। लेकिन वो इतना मीठा आम था ना भाई, क्योंकि वो ओरिजिनल था। उसकी लाइफ स्पैन बहुत शॉर्ट है, कीड़े जल्दी लगते हैं। केमिकल्स जो है ना कीड़ों से चीजों को दूर रखते हैं और उसकी लाइफ स्पैन को भी बढ़ा देते हैं। ये एक थोड़ा नुकसान है इसका, अगर आपने बनाए तो जल्दी सड़ेगा। इसी वजह से आपको फायदा थोड़ा सा कम होने वाला है। क्यों? जल्दी खराब हो जाएगा, पैसा कम कमा पाओगे अगर बिकेगा नहीं तो, हाँ या ना। इसीलिए थोड़ा सा यील्ड इसका कम होता है। ऑर्गेनिक तरीकों से प्रोडक्शन थोड़ा सा वैसे भी कम होता है। केमिकल्स के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू आप ज्यादा उगा सकते हो, ओरिजिनल तरीकों से कम उगा सकते हो, ठीक है। फिर आता है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मार्केटिंग फैसिलिटी। यार ऑब्वियस सी बात है, कौन सा मार्केट में असली प्रोडक्ट है और कौन सा नकली है, कैसे डिफाइन करोगे? और ऑब्वियसली ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए आपको ओरिजिनल ऑर्गेनिक तरीकों की जरूरत है, मॉडर्न तरीके आप इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। तो इस वजह से आपको बनाने में ज्यादा प्रोडक्ट्स को ना थोड़ी दिक्कत आती है। ये इसकी कुछ प्रॉब्लम्स है, ठीक है बेटा। अब ध्यान से देखो, रूरल डेवलपमेंट को बेहतर करने के लिए आप किन चीजों का ध्यान दोगे? सबसे पहले डाइवर्सिफिकेशन की ऐसी प्रोसेस को स्ट्रेस करो। देखो हर आदमी अगर सेम काम करेगा ना रूरल एरिया में तो कोई भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसीलिए हर आदमी का अपना एक काम होना चाहिए। हर एक काम एक रूरल एरिया को डेवलप करने में एक अपना एक कंट्रीब्यूशन करता है। इस वजह से हर एक काम को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है और हर एक काम एक अच्छा सपोर्ट देता है रूरल एरिया को डेवलप करने के लिए। इसलिए डाइवर्सिफाई करो, हर आदमी अलग अलग काम करे, सेम करेगा तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दूसरा, फैसिलिटीज अच्छी दे दो जिससे कि उनको हेल्प मिले, वो और प्रोडक्शन कर सके, प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सके। तीसरी बात, रूरल एरिया और अर्बन एरिया के बीच में लिंक कर दो। जब बेटा दो शहर आपस में लिंक हो जाते हैं, कनेक्टिविटी बढ़ जाती है ना, तो छोटे मोटे शहर जो होते हैं ना रोड के आसपास, वो अपने आप, छोटे मोटे गांव जो है ना वो अपने आप डेवलप हो जाते हैं। क्यों? उसके बीच में ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। अगर आपको बड़ी मुश्किल हो रही है उन रूरल एरियाज तक पहुंचने में, तो रूरल एरिया और आपके बीच में कनेक्टिविटी के चक्कर में ना कभी भी वो डेवलप नहीं हो पाएगा। देखो किसी एक ऐसे बंजर इलाके में अगर एक ऑफिस खुलता है ना, तो लोग क्या करते हैं, यार इतना दूर ट्रैवल करना पड़ता है, काम करो ऑफिस के बाहर अपना घर बना लेते हैं, है ना। 1 2 4 5 लोग आ गए तो एक छोटी सी दुकान भी आ जाएगी, एक दुकान आ गई तो भैया हॉस्पिटल भी आ जाएगा, अब बच्चे भी होंगे तो भैया स्कूल भी आ जाएगा। ऐसे करते 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 एक रूरल एरिया अपने आप डेवलप होने लग जाता है, ठीक है बेटा। चलो जी, उसके बाद लास्ट पॉइंट, मोर एम्फेसिस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। भैया एक ऐसा डेवलपमेंट करो जो कि सस्टेनेबल हो, सालों साल रहे, उसका फायदा हमारे बच्चों के बच्चों को भी पहुंचे। ऐसा एनवायरनमेंट मत छोड़ के जाना कि भैया सब बर्बाद करके चले जाओ और वो आए तो हमें गाली दे कि भैया कितना ज्यादा आपने वेस्टेज किया और कितना ज्यादा चीजों को बिगाड़ दिया, ठीक है। डेवलपमेंट करो तो ऐसा करो जो कि सालों साल रहे, ठीक है। ऐसा ना हो कि मेट्रो बनाई 1 साल बाद टूट गई, ठीक है। चलो जी, आ जाओ लास्ट पॉइंट अपने चैप्टर का, जो कि है डेट्स इंपॉर्टेंट। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक कब हुआ? 1969 पे, ठीक है। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक कब हुआ? 1969 पे हुआ। क्लियर? अरे यार इसका डेटा मैं एक बार चेक कर लेता हूं, सही है ना? 1969 में आपका नेशनलाइजेशन हुआ बैंक का। फिर हुआ देखो, और वो मेरे को याद आ गया कि आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ था वो 1950 में हुआ, तो थोड़ा कंफ्यूज हो गया था मैं, ठीक है। 1969 इज करेक्ट, नेशनलाइजेशन हुआ बैंक्स का। ऑपरेशनल फ्लड या व्हाइट रेवोल्यूशन स्टार्टेड बाय नेशनल डेयरी डेवलपमेंट एनडीडीबी बोर्ड अंडर द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर वर्गीस
कुरिन टू क्रिएट अ नेशन वाइड मिल्क ग्रिड। ये कब हुआ? 1970s में हुआ। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नाबार्ड, नाबार्ड कब आया? 12 जुलाई 1982, ठीक है। गोल्डन रेवोल्यूशन पीरियड कब आया? 1991 से लेके 2003 में आया, ठीक है, उस टेन्योर में आया। और प्रधानमंत्री जन धन योजना वाज लॉन्च बाय इंडियन गवर्नमेंट टू एंश्योर एक्सेस टू वेरियस फाइनेंशियल सर्विसेज लाइक अवेलेबिलिटी ऑफ बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट, फाइनेंशियल लिटरेसी, एक्सेस टू क्रेडिट एंड इंश्योरेंस एंड पेंशन। इंश्योरेंस हो, पेंशन हो, लोन आसानी से मिल जाए, फाइनेंशियल नॉलेज मिल जाए, ये सब चीजें आपको प्रधानमंत्री जन धन योजना में आई। वो कब आया? 2014 में 28 अगस्त को, ठीक है बेटा। चाहो तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चलो बेटा जी, ये हो गया आपका स्क्रीनशॉट। चलो जी, अपना चैप्टर हुआ यहीं पे समाप्त। एक आध क्वेश्चन करवाता हूं, बाकी इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने पीछे लगा दिए हैं, पीडीएफ डाउनलोड करके इनको एक बार देख लेना। ध्यान से देखो। डैश इज द एपेक्स इंस्टीट्यूशन विच प्लान्स एंड इवैल्यूएट्स पॉलिसी रिलेटेड टू रूरल क्रेडिट नीड्स। रूरल क्रेडिट नीड्स के लिए आपने एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाया, एपेक्स बॉडी बनाया, जो कि इसके लिए प्लान्स बनाता है और पॉलिसी बनाता है। कौन सा है? कोऑपरेटिव क्रेडिट आपकी सोसाइटीज है, रीजनल रूरल बैंक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है या नाबार्ड? ऑब्वियसली आपको पता है, एपेक्स बॉडी मैंने बताया था कौन था? नाबार्ड। चलो जी, ऐसे कई सारे क्वेश्चन आपको इसके अंदर ही मिलेंगे। पीडीएफ डाउनलोड करके इसको आप एक बार चेक कर लेना। ये देखो यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है बेटा। चलो जी, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, खूब मेहनत करें और अपने माँ बाप का और अपना नाम रोशन करें, क्योंकि अगले आप होने वाले हो अपने नेक्स्ट टॉपर्स। थैंक यू सो मच एवरीवन।